नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस के बारे में और आज चर्चा करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में, दूसरी है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर आते हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर और फ्लोटर आते हैं। अब हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर कलर के आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया। पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा है ग्रे स्केल मॉनिटर, तीसरा है कलर मॉनिटर। अब मोनोक्रोम मॉनिटर में सिर्फ एक कलर हुआ करता था, इसलिए इसे ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर बोलते हैं। और ग्रे स्केल मॉनिटर में भी एक कलर हुआ करता, लेकिन उस कलर की अलग अलग शेडो उसमें मौजूद रहती थी। तीसरा है हमारा कलर मॉनिटर। इसमें RGB, CMYK, RGB का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू एंड CMYK सियान, मैग्नेटा, येलो, की का मतलब होता है ब्लैक। ये थे अलग अलग कलर के आधार पर मॉनिटर। फिर आई टेक्नोलॉजी के आधार पर कितने प्रकार से बांटते हैं? दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है CRT मॉनिटर, दूसरा है FPD मॉनिटर। CRT मॉनिटर, CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, जो पहले पुराने आया करते थे, बड़े बड़े ट्यूब उनके पीछे लगी हुई आग, तो वो थे हमारे CRT मॉनिटर। उन्हें हम ट्रेडिशनल मॉनिटर भी बोलते हैं। उनमें फास्फोरस की कोडिंग रहती थी। उस जो ट्यूब थी ना पीछे वाली, उसमें फास्फोरस की कोडिंग रहा करती थी और आगे भी। फिर आते हैं हमारे FPD मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। पहला है GPD, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। दूसरा है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये सस्ते फ़ोन में आते हैं। IPS, इन प्लाज्म स्विचिंग, ये स्मार्टफोन में आते हैं। फिर है हमारा AMOLED, इसकी फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये पतले वाले स्मार्टफोन में आते हैं। जो अभी जो पतले पतले स्मार्टफोन लगे हुए हैं उनमें AMOLED का उपयोग किया जाता है। अब आता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड, OLED, ऑर्गेनिक LED, ELD, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। जो वाहनों में हमारे छोटे छोटे जो डिस्प्ले होते हैं और बिजली के जो मीटर हैं, वो उनमें जो छोटा सा डिस्प्ले है, उनमें ELD का उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनमें ELD का उपयोग किया जाता है, जहाँ छोटी स्क्रीन की जरूरत हो। अब आता है मॉनिटर डिस्प्ले क्वालिटी। मॉनिटर जो होता है उसकी डिस्प्ले क्वालिटी किस हिसाब से काम करती है? पहला है हमारा पिक्चर एलिमेंट, PIX का बन गया पिक्चर और EL का बन गया एलिमेंट। हमारी स्क्रीन मॉनिटर पर सबसे छोटे बिंदु होते हैं। पिक्सल की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, पिक्चर क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, कहीं तो अच्छी होगी। दूसरा हमारा रेजुलेशन, पिक्सल की संख्या रेजुलेशन कहलाती है। जैसे 1920 इंटू 1080, ये क्या है? ये फुल HD है। 3840 इंटू 2160, ये क्या है? 4K। जो नई नई हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है ना, 4K रेजुलेशन वाली, या बोलते हैं फुल HD वाली, तो उनका रेजुलेशन है वो इस प्रकार से होता है। सीधा सा सूत्र है इसका, W इंटू H, वाइड एंड हाइट। W का है पिक्सल इन हॉरिजॉन्टल, मतलब कॉलम में, और H पिक्सल इन वर्चुअल रो।
रेजुलेशन अधिक होगा तो पिक्चर क्वालिटी भी अधिक होगी। रेजुलेशन का रेशियो, अब रेजुलेशन का रेशियो कैसे निकालें? जैसे रेजुलेशन है हमारा 1920 इंटू 1080, तो एस्पेक्ट रेशियो होगा 80/9। इनको हम अगर काटेंगे तो लास्ट में 16.9 बचेगा। अगला हमारा रेजुलेशन का रेशियो, जो रेजुलेशन हमारे पास है उसका रेशियो कैसे निकालें? रेजुलेशन हमारे पास 1920 इंटू 1080, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो निकालने के लिए हमें उनको आपस में काटेंगे तो लास्ट में हमारे पास आएगा 16 और 9। एस्पेक्ट रेशियो में आंसर आएगा। अब एस्पेक्ट रेशियो क्या है? एस्पेक्ट रेशियो या रेजुलेशन टाइप, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। पहला हमारा एचडी, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसका कॉमन नेम आएगा 480p और इसका एस्पेक्ट रेशियो आएगा 4:3। पिक्सल साइज होगी इसकी 640 इंटू 480। HD हाई डेफिनेशन HD रेडी, इसका कॉमन नेम है 720p और एस्पेक्ट रेशियो है 16:9। पिक्सल साइज है इसकी 1280 इंटू 720 और फुल HD FHD, इसका कॉमन नेम है 1080p। एस्पेक्ट रेशियो इसका 16:9 और पिक्सल साइज है 1920 इंटू 1080। उसके बाद आता है QHD क्वाड HD, मतलब क्वाड हाई डेफिनेशन। इसका कॉमन नेम है 1440p। एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 और पिक्सल साइज है 2560 इंटू 1440। फिर आता हमारा 2K वीडियो, जिसमें 2K या बोलें तो 1080p कॉमन नेम और एस्पेक्ट रेशियो 1:1.77 और पिक्सल साइज होगी इसकी 2048 इंटू 1080। फिर है हमारा 4K वीडियो, जिसे अल्ट्रा HD या UHD बोलते हैं। 4K या 2160p, एस्पेक्ट रेशियो 1:1.9 और पिक्सल साइज है इसकी 3840 इंटू 2160। फिर आता है हमारा 8K वीडियो, जिसे फुल अल्ट्रा HD बोलते हैं। 4K या 4320p इसका कॉमन नेम। एस्पेक्ट रेशियो इसका 16:9 और पिक्सल साइज है 7680 इंटू 4320। अब यहाँ जो कॉमन नेम दिया ना, वो इसका लास्ट का जो है ना, जैसे 480 तो इसका 480p आ गया। यहाँ क्या है 720, मतलब 720p आ गया। ये जो लास्ट में दिया है इसको कॉमन नेम बना दिया इन्होंने। एस्पेक्ट रेशियो इनको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और हमें सिर्फ इन दोनों पे ही ध्यान देना है। HD एंड फुल HD क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इन दोनों को अच्छे से देखना है। इनका एस्पेक्ट रेशियो, पिक्सल साइज और कॉमन नेम। नेक्स्ट है हमारा कलर पिगमेंट। एक पिक्सल में कलर की संख्या कलर पिगमेंट कहलाता है। मतलब एक पिक्सल में जितने कलर की संख्या होती है वो कलर पिगमेंट कहलाता है। RBG, इसमें पिगमेंट 3 हैं। कौन कौन से? रेड, ब्लू, ग्रीन, पिगमेंट 3। और पिक्सल CMYK, इसमें कितने पिगमेंट हैं? 4। तो कलर पिगमेंट इस हिसाब से काउंट किए जाते हैं। कलरों की, पिक्सल में कलरों की संख्या कलर पिगमेंट कहलाती है। मतलब एक पिक्चर में
कलरों की संख्या कितनी है? जितनी कलरों की संख्या होगी उतने ही पिगमेंट होंगे। फिर आता है हमारा डॉट पिच, इंपॉर्टेंट। दो डायगोनल पिक्सल के बीच के दूरी डॉट पिच कहलाती है। जैसे ये हमारा मॉनिटर है, ये दो जो पिक्सल है ना, इनके बीच की दूरी डायगोनल है इसी प्रकार से, न कि ऐसे, ये डायगोनल, इसके बीच की जो दूरी है ना वो डॉट, मतलब सीधा सा है, दोनों डॉट के बीच की दूरी डॉट पिच कहलाती है। डॉट पिच मिलीमीटर में मापा जाता है। विकिरण में मॉनिटर साइज विकिरण में मापी जाती है। मॉनिटर की जो साइज है ना वो हमेशा विकिरण के रूप में मापी जाती है। जैसे हमारे 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच अलग अलग टीवी आते हैं, वो आप कभी भी देख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक उनकी लंबाई उतनी नहीं होगी। इस हिसाब से मापेंगे तो ही हम उनको पूरा काउंट कर सकते हैं। डॉट पिच पढ़ने से रेजुलेशन घटता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि डॉट पिच अगर बढ़ेंगे तो रेजुलेशन घट जाएगा। और पहले वाले में क्या था, जो चीज़ बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ डॉट पिच बढ़ेंगे तो रेजुलेशन घटेगा। मतलब सीधा सा है कि इनके बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो रेजुलेशन कम होगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को। अगला है हमारा पीपीआई, पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर स्क्वायर इंच। जैसे ये हमारा मॉनिटर है, इसमें ये इंच बाई इंच का बना हुआ है, इसमें कितने पिक्सल हैं? 1 2 3 4, मतलब 4। तो रेजुलेशन क्या होगा? 4x4 पिक्सल। पीपीआई क्या होगा? 4p। नेक्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले दो प्रकार के हैं, पहला है रैंडम स्कैन और दूसरा है रेस्टर स्कैन। रैंडम स्कैन मॉनिटर झपझप करते थे, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगला बनाया गया जिसका नाम है रेस्टर स्कैन। ये त्रिभुज के आकार से काम करते थे और पहले वाले में प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो अपनी भाषा में वही है कि वो झपझप करते थे। तो उस झपझप को दूर करने के लिए रेस्टर स्कैन डिस्प्ले का उपयोग किया गया। अब रेस्टर स्कैन डिस्प्ले दो प्रकार के होते हैं, पहला है इंटरलेक्ट स्कैन और दूसरा है नॉन इंटरलेक्ट स्कैन। इंटरलेक्ट में क्या होता था कि कोई चीज़ यहाँ से शुरू होके और फिर वो डॉट 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 में आती थी, फिर वो नेक्स्ट में स्टार्ट होती, फिर डॉट डॉट में आती थी, फिर वो मतलब एक को छोड़ के एक में स्टार्ट होती थी। पहले यहाँ पिक्चर आती थी, फिर एक को छोड़ के नेक्स्ट में, फिर एक को छोड़ के नेक्स्ट में। जैसे 1 3 5, देन उसके बाद में आता था 2 4 6, दोबारा वहीं से काउंट होती थी। और नॉन इंटरलेक्ट या बोलें प्रोग्रेसिव स्कैन में कंटिन्यूटी होती थी, पहला, फिर इधर से दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। ये था हमारा डिस्प्ले। अब है रिफ्रेश रेट एंड रिफ्रेश बफर, फ्रेम बफर। ये इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर पर दिखाए जाने वाले इमेजेस की दर बफर कहलाती है। जैसे रिफ्रेश रेट को HZ या बोले फ्रेम पर सेकंड में मापा जाता है। फ्रेम बफर एक मेमोरी जिसमें फ्रेम होती है जिसको बार बार मॉनिटर पर भेजा जाता है। फ्रेम बफर रैम का एक भाग है। जैसे किसी भी पिक्चर को हम मॉनिटर पर देखते हैं तो उसके लिए पहले एक रैम लगी हुई होती है। ऐसा समझो कि एक सिस्टम लगा होता है, वो रैम से पिक्चर लेता है और जो हमारी स्क्रीन होती है उस पे बार बार वो वहाँ पे भेजता रहता है। ऐसा समझो 1 सेकंड में अगर 24 बार या 25 बार वो उस पे क्लिक करता है
तो हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती, और एक्चुअल में वो इससे भी ज़्यादा क्लिक करता है। तो इसलिए हमारी आंखें इस चीज़ को नहीं पकड़ पा रही हैं। ये है रिफ्रेश रेट। जैसे आजकल मोबाइल चले हुए हैं, उनमें रिफ्रेश रेट अलग अलग आ रही है। पहले आती थी 60, और अब 90, और अभी लेटेस्ट 120 रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब जितनी ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्मूथली चलेगी। यही है रिफ्रेश रेट या रिफ्रेश बफर, फ्रेम बफर। अब है हमारा प्रोजेक्टर। 2 नंबर, पहले क्या था? मॉनिटर, उसके बाद में प्रोजेक्टर। ये क्या है? ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के भाग हैं। प्रोजेक्टर ज़्यादा व्यूअर के लिए काम में आता है। प्रोजेक्टर जब हम लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा, या ऐसे कहें कि 10, 15, 20, 100, 200 तक, उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं। वो लोग उसे एक साथ देख सकते हैं। टीवी में जैसे हम एक साथ नहीं देख सकते, तो प्रोजेक्टर एक बड़ा होता है, उसे ज़्यादा लोग एक साथ देख सकते हैं। फिर आता है हमारा स्पीकर। ये ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और इसके विपरीत वाला स्कैनर होता है। ऐसे कहें, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है स्कैनर, और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है प्रिंटर। अब आता है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला इम्पैक्ट, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब प्रभावी, नॉन इम्पैक्ट मतलब गैर प्रभावी। इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें रिबन होता है। आपने पहले देखे होंगे, जैसे टाइपराइटर होता है हमारा, उसमें रिबन था। उस रिबन पे जब वो क्लिक होता है तो अक्सर वहाँ पे छप जाते हैं। तो उसी प्रकार से इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन होता है, और नॉन इम्पैक्ट रिबन में जो अभी चल रहे हैं वो है कार्टेज, बोले तो टोनर होते हैं। इसमें टेक्स्ट और नंबर ही प्रिंट होते थे, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में टेक्स्ट, नंबर, ग्राफिक्स प्रिंट होते हैं। इसकी क्वालिटी लो रहती थी, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी हाई होती है। ये पेपर को टच करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर को टच करता है, और नॉन इम्पैक्ट पेपर को टच नहीं करता है, क्योंकि इस पे जैसे ही वो क्लिक होता था तो पेपर पे टच होके ही वो डिजिट हमारे सामने आते थे। अब है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कैरेक्टर, दूसरा है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में कैरेक्टर पर सेकंड, इसमें कैरेक्टर पर सेकंड, और डीएमपी डॉट मैट्रिक प्रिंटर सरकारी विभागों में काम में लेते थे। इसमें 24 पिन होती थी, और 30 से लेके 300 सीपीएस छापता था, मतलब कैरेक्टर पर सेकंड में। और डोजी व्हील प्रिंटर, इसके उदाहरण हैं डोजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, लाइन पर मिनट। चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, और बैंड प्रिंटर, ये सब लाइन प्रिंटर के उदाहरण हैं। अगला है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें 4 प्रकार होते हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, तीसरा है एलईडी प्रिंटर, और चौथा है थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, इसमें कार्ट्रेज का उपयोग होता था। लेजर प्रिंटर में टोनर का उपयोग होता था। एलईडी प्रिंटर में अभी कुछ नहीं है। और थर्मल प्रिंटर में ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रिंटर कहे जाते हैं। इसका आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। इसे इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर भी कहते हैं। जैसे एटीएम में
EPOS ATM से जो हमें पर्ची मिलती है ना, वो आप कभी भी देख लेना चिकनी होती है। तो उस पे कुछ समय के लिए ही वो प्रिंट रहता है, जैसे जैसे समय निकलता है वो पूरा धुंधला हो जाता है। जैसे टिकट, रोडवेज में टिकट देते हैं या कहीं मॉल में जाते हैं तो उसमें वो स्लिप मिलती है हमें, तो वो सब वो कागज़ क्या है, स्पेशल कागज़ होता है, चिकना होता है। तो उसमें ये सबसे छोटा होता है, तो इसमें इंक वगैरह नहीं होती, इसीलिए ये छोटा होता है। जो कागज़ होता है ना, उसी में वो सारा मटेरियल है, मतलब उसी में वो इंक रहती है। जैसे ही उस पे वो लेज़र किरणें आती हैं तो वो प्रिंट हो जाता है। बोलें तो वो जैसे ही वो गर्म होता है जहाँ जहाँ से, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण है फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, EPOS का पूरा नाम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फ्लोटर। बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं, जैसे बड़े बड़े बैनर, उनको छापने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। और पूरा बहुत बड़ी जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग होती हैं, नक्शे वगैरह, तो उन सब में फ्लोटर का उपयोग किया जाता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में काम में लिए जाते हैं। प्लॉटर के प्रकार, पहला है प्लेटेबल फ्लोटर, दूसरा है ड्रम फ्लोटर। प्लेटेबल प्लॉटर में पेपर मूव नहीं करता, ये खुद फ्लोटर ही उस पे मूव करता है। और ड्रम प्लेटर में पेपर मूव करता है और ड्रम प्लेटर एक जगह स्थायी रहता है। फ्लैटेबल फ्लोटर में हेडर है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करता रहता है, लेकिन ड्रम प्लेटर में हेडर सिर्फ दायां और बायां ही मूव करता है। ये थे हमारे आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।